आज की हमारी ये पड़ताल उन सब के लिए है जो एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी के बिल्कुल आखिरी मतलब सबसे ज़रूरी पड़ाव पर हैं। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनके मुताबिक परीक्षा 18 जनवरी को है, यानी अब से 1 महीने से भी कम का वक्त। और ये कोई मामूली दौड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। करीब 1,30,000 उम्मीदवार मैदान में हैं और ये वो लोग हैं जो पहले ही टियर 1 की मुश्किल बाधा पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि मुकाबला अब होशियार लोगों के बीच नहीं बल्कि बहुत होशियार लोगों के बीच है। हाँ, और यहाँ से आगे जीत सिर्फ ज्ञान से नहीं, रणनीति से मिलेगी। और यही आज हमारा मुद्दा है। हमारे पास एक 30 दिन की रणनीति गाइड है जो सिर्फ एक विषय पर केंद्रित है, अंग्रेजी। सुनने में ये एक विषय लगता है, लेकिन गाइड का दावा है कि यही वो चाबी है जो किसी की रैंक बना सकती है या पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो सवाल ये है कि इस आखिरी महीने में अंग्रेजी को साधने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है। चलिए इस गाइड के दावों को परखते हैं। देखिए, यहाँ एक मजेदार बात यह है कि जब हर कोई एक जैसे ज्ञान के स्तर पर खड़ा हो, तो फर्क इस बात से पैदा होता है, क्या आप अपने समय और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा। ये गाइड सिर्फ क्या पढ़े नहीं बताती, बल्कि कैसे पढ़ें और क्यों पढ़े पर जोर देती है, जो इस मोड़ पर सबसे ज्यादा मायने रखता है। स्रोत का मानना है कि अंग्रेजी को हल्के में लेना एक ऐसी गलती है जिसे करने की गुंजाइश अब बची नहीं है। अच्छा, तो ये गाइड सबसे पहले अंग्रेजी को इतनी तवज्जो देने की वजह क्या बताती है। एक तो जाहिर है कि ये एक स्कोरिंग विषय है, इसमें नंबर अच्छे आ सकते हैं, लेकिन क्या क्या बस इतनी ही बात है? नहीं, ये तो बस सतह की बात है। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और मतलब रणनीतिक है। वो कैसे? गाइड का मुख्य तर्क ये है कि अंग्रेजी वो सेक्शन है जहां आप समय कमाते हैं। समय कमाते हैं। हाँ, सोचिए, अगर आप अंग्रेजी के सवाल जल्दी और सही सही हल कर लेते हैं, तो जो 5-10 मिनट आप यहाँ बचाते हैं, वो क्वांट्स के किसी मुश्किल सवाल या रीजनिंग की किसी उलझी हुई पजल को सुलझाने में लग सकते हैं। ये एक सेक्शन की तैयारी नहीं, ये पूरे पेपर का टाइम मैनेजमेंट है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब अंग्रेजी सिर्फ अपने 45 सवालों का बोझ नहीं उठा रही, नहीं। बल्कि दूसरे सेक्शंस की भी मदद कर रही है। अच्छा, गाइड में एक और बात पर बड़ा जोर है, शब्दावली यानी वोकैबुलरी। कहा गया है कि अगर किसी की वोकैबुलरी मजबूत है तो कई तरह के सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। ये कैसे काम करता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा। देखिए, जब आप कोई वाक्य पढ़ते हैं और आपको हर शब्द का मतलब पता होता है, तो आपके दिमाग का कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक बोझ। हाँ, मानसिक बोझ कम हो जाता है। आपको वाक्य का मतलब समझने में जरा भी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। वो बची हुई ऊर्जा फिर मुश्किल ग्रामर के नियम पकड़ने या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का छिपा हुआ अर्थ समझने में लगती है। वाह। तो वोकैबुलरी सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एक टूल है जो उसे बाकी मुश्किल कामों के लिए आजाद करता है। इसीलिए एरर डिटेक्शन हो या फिल इन द ब्लैंक्स सब आसान लगने लगते हैं। बिल्कुल। समझ गए, मतलब ये सिर्फ समय नहीं, दिमागी ताकत बचाने का खेल है। एक और दावा है कि मेंस लेवल में पुराने कॉन्सेप्ट्स बहुत दोहराए जाते हैं। ये तो हर कोई कहता है, इसमें नया क्या है? नया है इसका पैमाना। गाइड ये नहीं कह रही कि पैटर्न दोहराया जाता है, वो कह रही है कि कॉन्सेप्ट्स, और कई बार तो सवाल भी लगभग वैसे ही दोहराए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। सच में? हाँ, इसका मतलब ये है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन अंधेरे में तीर नहीं चलाने। मेहनत सही दिशा में करनी है, जहां से नतीजे आने की गारंटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि अंग्रेजी को प्राथमिकता क्यों देनी है। अब आते हैं कि इसकी तैयारी करनी कैसे है। गाइड तैयारी को 2 मजबूत स्तंभों में बांटती है। पहला और सबसे अहम है वोकैबुलरी। तो इसमें क्या खास है? खास है इसका नजरिया। देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब तो हर किताब में है। लेकिन गाइड का फोकस इस पर है कि कम समय में सबसे ज्यादा असरदार नतीजे कैसे मिलें। इसके लिए वो पारंपरिक किताबों के साथ साथ एक खास ऑनलाइन संसाधन का जिक्र करती है। एसएससी सीजीएल ट्रिकी वोकैब नाम का एक टेलीग्राम चैनल। आजकल ऐसे चैनल तो बहुत है। इस वाले में ऐसा क्या खास बताया गया है? ट्रिकी वोकैब मतलब ये ट्रिक्स पर आधारित है। क्या ये ट्रिक्स वाकई काम करती हैं या ये सिर्फ एक शॉर्टकट है जो परीक्षा के दबाव में धोखा दे जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। गाइड के मुताबिक इसकी खासियत ये है कि ये ट्रिक्स हवा हवाई नहीं है। वो हिंदी भाषा के शब्दों या रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर बनाई गई हैं। ये एक तरह की निमोनिक तकनीक है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अबेट शब्द का मतलब है कम होना। ट्रिक हो सकती है अब 8,
यानी पहले 10 रोटी खाते थे, अब 8 खाते हो, मतलब खाना कम कर दिया। अच्छा। ये मजेदार लग सकता है, लेकिन ये दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित है। हमारा दिमाग कहानियों और तस्वीरों को सूखे तथ्यों से बेहतर याद रखता है। समझ गई। मतलब ये रटने की प्रक्रिया को एक रचनात्मक खेल में बदल देता है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये चैनल पिछले सालों के शब्दों पर ज्यादा फोकस करता है, और इसका एक पेड बैच और ट्रिक बुक भी है, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सही पकड़ा। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, व्याकरण यानी ग्रामर। हाँ, शब्दावली की बात तो समझ में आ गई, लेकिन सिर्फ शब्द जानने से तो वाक्य नहीं बनते। उन शब्दों को सही ढंग से जोड़ने वाले नियम यानी ग्रामर के बारे में ये गाइड क्या कहती है। इसका संदेश साफ है, रटने की बजाय समझने पर जोर दें। ये तो हर टीचर कहता है, इसमें अलग क्या है? अलग है इसका क्यों? गाइड समझाती है कि एसएससी अब सीधे सीधे नियम नहीं पूछता, वो ऐसे वाक्य देता है जहां नियम छिपा होता है। अगर आपने सिर्फ रटा है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, तो आप आसान सवाल तो कर लेंगे। लेकिन जब परीक्षक एक लंबे वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को दूर दूर रख देगा, तो रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। समझ होगी तभी आप वाक्य के ढांचे को तोड़कर नियम को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो समझने के लिए स्रोत क्या है? गाइड कुछ बहुत जाने माने नाम सुझाती हैं, रानी मैम, नीतू सिंह मैम, गोपाल वर्मा सर और संजीव सर। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, आज के समय में तो सैकड़ों अच्छी टीचर्स हैं, क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन्हीं को क्यों चुना गया? कहीं ये सिर्फ सबसे लोकप्रिय नामों की सूची तो नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और गाइड इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं बल्कि इशारों में देती है। वो एक नाम को खास तौर पर रेखांकित करती है, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। उसे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए सबसे बेहतरीन बताया गया है। अच्छा। इससे हमें ये समझना है कि बात टीचर की लोकप्रियता की नहीं, बल्कि विशेषज्ञता की है, स्पेशलाइजेशन। हो सकता है कोई टीचर प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन मेंस के मुश्किल और घुमावदार सवालों के लिए एक अलग तरह की पकड़ चाहिए। सही बात है। गाइड का इशारा यह है कि उम्मीदवार आंख बंद करके भीड़ के पीछे न भागे, बल्कि ये देखे कि कौन सा शिक्षक मेंस के स्तर को सही ढंग से पढ़ा रहा है। अपनी जरूरत के हिसाब से सही गुरु चुनना ये भी रणनीति का ही एक हिस्सा है। तो ठीक है, हमने तैयारी के लिए हथियार मतलब शब्दावली और व्याकरण तो चुन लिए, लेकिन जंग के मैदान का नक्शा कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है कि गाइड अब इस सबसे बड़े राज पर आएगी कि असल में लड़ना कैसे है। यहाँ बात आती है पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs की। और ये सिर्फ नक्शा नहीं, ये पिछले युद्धों की पूरी केस स्टडी है। प्रतियोगी परीक्षाओं का ये सुनहरा नियम है। PYQs आपको बताते हैं कि दुश्मन यानी परीक्षक सोचता कैसे है, उसके पसंदीदा हथियार कौन से हैं और वो किस तरह के जाल बिछाता है। रुके, यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है। गाइड कहती है कि सवाल सिर्फ दोहराए नहीं जाते, बल्कि बहुत ज्यादा दोहराए जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि पैटर्न दोहराया जाता है, पर यहाँ तो सीधे सीधे सवालों की बात हो रही है। अगर ये सच है, तो ये तो किसी भी उम्मीदवार के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए गाइड इस पर सबसे ज्यादा जोर देती है। सलाह बहुत सीधी है, कम से कम पिछले 10 सालों के PYQs को हल करें, लेकिन सिर्फ हल ना करें, तो फिर उन्हें टॉपिक वाइज करें। हाँ, टॉपिक वाइज। मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा, तो पिछले 10 सालों में नाउन से आए सारे सवाल एक साथ लगा डालिए। इससे आपको पता चलेगा कि नाउन के अंदर भी परीक्षक के पसंदीदा नियम कौन से हैं। और सबसे जरूरी बात जो इसमें लिखी है, जो सवाल गलत हों उनकी एक गलतियों की डायरी बनाएं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में कितने लोग करते होंगे? बहुत कम, और इसीलिए सफल भी बहुत कम लोग होते हैं। गलतियों की डायरी बनाना एक सक्रिय सीखने की प्रक्रिया है। सिर्फ सवालों को हल करना निष्क्रिय अभ्यास है। लेकिन जब आप अपनी गलती को लिखते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि ये जरूरी है, इसे याद रखो। आप सिर्फ सवाल नहीं, अपनी सोचने की प्रक्रिया को सुधार रहे होते हैं। PYQs के बाद अगला कदम है मॉक टेस्ट। गाइड कहती है कि नियमित रूप से अंग्रेजी के सेक्शनल मॉक टेस्ट दें, लेकिन यहाँ भी वही सवाल है, क्या सिर्फ टेस्ट देना काफी है? बिल्कुल नहीं। गाइड के मुताबिक मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका विश्लेषण करना। ज्यादातर उम्मीदवार यहीं चूकते हैं। वो टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं और अगले टेस्ट पर बढ़ जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ बीमारी का नाम पूछ लेना, लेकिन इलाज न करवाना। हाँ, और शायद इसकी एक वजह मनोवैज्ञानिक भी है। अपनी गलतियों को बार बार देखना, उनका सामना करना किसी को अच्छा नहीं लगता। ये मुश्किल काम है। सही बात है।
तो क्या गाइड में इस विश्लेषण से बचने की आदत से निपटने का कोई तरीका सुझाया गया है? सीधा तरीका नहीं, पर एक इशारा है। वो कहती हैं कि अपनी बार बार होने वाली गलतियों को पहचानें। जब आप देखते हैं कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस में हर बार एक ही तरह की गलती कर रहे हैं, तो वो अब सिर्फ एक गलती नहीं रहती, वो एक पैटर्न बन जाता है। और पैटर्न को सुधारना आसान होता है। ये विश्लेषण को निजी हमले की तरह देखने के बजाय एक पजल सुलझाने जैसा बना देता है। अच्छा। आप अपनी कमजोरी नहीं, एक पजल को हल कर रहे होते हैं। ये नजरिया बदलना ही असली खेल है। बहुत खूब। तो शब्दावली सीख ली, व्याकरण समझ लिया, PYQs और मॉक टेस्ट से अभ्यास भी कर लिया, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार है अगर हम इसे परीक्षा के दिन याद न रख पाएं। यहीं पर आता है सबसे उबाऊ लेकिन सबसे जरूरी काम, दोहराव यानी रिवीजन। और ये उस गोंद की तरह है जो आपकी सारी तैयारी को एक साथ जोड़ के रखता है। बिना इसके सब कुछ बिखर जाएगा। गाइड एक बहुत ही व्यावहारिक रिवीजन का कार्यक्रम देती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस अनुशासन। पहला नियम, शब्दावली का रोजाना रिवीजन। जो भी नए शब्द सीखें उन्हें सोने से पहले या सुबह उठकर 15 मिनट जरूर देखें। दूसरा, व्याकरण के लिए अपने हाथ से बनाए छोटे नोट्स का इस्तेमाल करें। पूरी किताब को बार बार पढ़ना मुमकिन नहीं है, पर एक पन्ने के नोट्स को 10 मिनट में दोहराया जा सकता है। ये छोटे नोट्स एक तरह के मानसिक ट्रिगर का काम करते हैं। एक छोटा सा नियम देखकर आपको उससे जुड़ा पूरा कॉन्सेप्ट और वो गलतियां याद आ जाती हैं जो आपने मॉक टेस्ट में की थी। और तीसरा नियम, सप्ताहांत यानी वीकेंड पर पूरे हफ्ते की पढ़ाई का रिवीजन। ये एक साप्ताहिक क्वालिटी चेक जैसा है। और फिर आती है परीक्षा से ठीक पहले के लिए सबसे जरूरी सलाह, जिसे मानना सबसे मुश्किल होता है। कोई भी नया विषय शुरू ना करें। आखिरी के दिनों में ये डर बहुत सताता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ, और ये डर बहुत स्वाभाविक है। ये वैसा ही है जैसे परीक्षा से एक दिन पहले किसी दोस्त का फोन आता है और वो कहता है, भाई क्या तूने वो नया वाला टॉपिक पढ़ा? सुना है उससे सवाल जरूर आएगा। बस उसी एक फोन कॉल से आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इस जाल से बचना ही असली अनुशासन है। सही बात है। आखिरी दिनों में नया ज्ञान हासिल करने की कोशिश पहले से हासिल किए हुए ज्ञान पर शक पैदा करती है। रणनीति ये होनी चाहिए कि जो आता है उसे इतना मजबूत कर लो कि उसमें से एक भी नंबर न कटे। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने SSC CGL मेंस की अंग्रेजी की तैयारी के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक खाका देखा। हमने अंग्रेजी के रणनीतिक महत्व को समझा कि ये कैसे सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि समय बचाने और रैंक सुधारने का एक जरिया है। हमने तैयारी के 2 स्तंभों, शब्दावली और व्याकरण पर भी बात की और ये भी समझा कि सही संसाधन कैसे चुनें। फिर हमने अभ्यास के इंजन यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों और मॉक टेस्ट के सही इस्तेमाल को जाना और अंत में सब कुछ समेटने के लिए रिवीजन की कला पर भी चर्चा की। और हमने स्रोत में बताए गए विशिष्ट संसाधनों का भी जिक्र किया, जैसे SSC CGL, ट्रिकी वोकैब टेलीग्राम चैनल। ये इस बात का सबूत है कि आज की तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। कुल मिलाकर ये गाइड सिर्फ एक स्टडी प्लान नहीं है, ये दबाव में प्रदर्शन करने का एक मनोवैज्ञानिक खाका भी है। यह हमें याद दिलाता है कि ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि ज्ञान, समय और अपनी मानसिकता के सही प्रबंधन से मिलती है। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के बारे में है। बहुत अच्छी बात कही। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाना ही असली चुनौती है। और यहीं पर मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। असली चुनौती शायद इस योजना का पालन करने में नहीं बल्कि भारी दबाव के बीच इसे बनाए रखने के अनुशासन में है। जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, जब पढ़ने का मन ना करे, जब खुद पर शक हो, तब भी इस रास्ते पर टिके रहना ही असली परीक्षा है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक टाइम टेबल के अलावा खुद के लिए ऐसे कौन से मानसिक सिस्टम बना सकता है जिससे प्रेरणा कम होने पर भी अनुशासन बना रहे। शायद जवाब इसी सवाल में छिपा है।